नमस्कार साथियों, मैं आपका मेंटर HK गोदारा। और साथियों, मुझे खेद है कि कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जैसे मुझे टाइम मिला है तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाना शुरू किया है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का वीडियो रहेगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है वो नियर है। तो हम 100 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, जो कि एक एग्ज़ाम है जो करवाने जा रहा हूँ। ये एक पेपर ही है आपका, मान लीजिए। और लगभग 99% क्वेश्चन है वो इसी तरह से रहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं साथियों। हैमलेट क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी, यानी कि हैमलेट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, इसमें ये टू बी और नॉट टू बी हैमलेट ने कहा है। ये किस बारे में कहा है? तो ये कहा है टू लिव और टू डाई, इसके बारे में ये कहा गया है कि हैमलेट जब उसको पता लगता है कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है और वो उसके अंकल किंग क्लॉडियस से उन्होंने हत्या की है, तो वो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। उनको बहुत बार मौका भी मिलता है कि वो उनका मर्डर कर सकते थे, लेकिन नहीं करते हैं। ऑलवेज वो कौन सी कंडीशन में बने रहते हैं? टू बी और नॉट टू बी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपोस्ट्रोफे। अब हमें बताना है कि एपोस्ट्रोफे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सी है। तो हमें पता है डेड या एब्सेंट चीज़ को दर्शाने के लिए हम एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं। जैसे ऑल द ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, नहीं है, ये कंपेयर किया गया है। माई लव इज़ लाइक रेड रोजेज़, माई लव इज़ रेड रोजेज़ मेटाफर है ये। पेट्रोटिज्म, व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम, यानी कि पेट्रोटिज्म की बात करें तो देशभक्ति, यानी कि जो शहीद हुए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, उनको एड्रेस किया जा रहा है। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एपोस्ट्रोफे। मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ये इसके साथ कंपेयर किया गया। तो हमारा पेट्रोटिज्म है, ये मेन एपोस्ट्रोफे रहेगा, क्योंकि पेट्रोटिज्म के अंदर शहीदों के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। यहाँ ये सब चीज़ें आपको बता रखी है कि एपोस्ट्रोफे डेड या एब्सेंट को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एनोमेटोपिया। जो फिगर ऑफ स्पीच है हमारी एनोमेटोपिया, उसके अंदर हमारा क्या आता है? जितनी भी साउंड है, जैसे जिंगलिंग ऑफ कॉइन है, बज ऑफ बी है, हमिंग ऑफ बी है, ये सब आते हैं। तो इनमें से जो बग की आवाज़ होती है वो क्या है? एनोमेटोपिया है। तो एनोमेटोपिया के अंदर हमारी जो साउंड है वो आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच। हैप्पीनेस को किसके साथ कंपेयर किया गया? ड्रामा के पेन के साथ। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो इसको हम क्या मानेंगे? मेटाफर। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ये मेटाफर है। अगर डायरेक्ट हम करते तो वो, अगर एज और लाइक से करते तो सिमिली होता। पर्सोनिफिकेशन, जब किसी चीज़ को, किसी वस्तु को या व्यक्ति को हम भाव या फीलिंग दे देते हैं तो पर्सोनिफिकेशन होता है। और नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। इस प्रकार हम 100 क्वेश्चन करेंगे साथियों, और ये इंपॉर्टेंट भी है इसमें। नेक्स्ट देखो, व्हेन द साउंड ऑफ वर्ड रिजेंबल द साउंड डिनोट्स द फिगर ऑफ स्पीच। कह रहे हैं कि वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसके अंदर साउंड से हम किसी चीज़ को डिनोट करते हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वो कौन सी साउंड फिगर ऑफ स्पीच हमारी एनोमेटोपिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड इन ए सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। कहते हैं कि रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड, एक तो एसोनेंस होता है, एक कॉन्सोनेंस होता है। जो साउंड वोवल की रिपीट होती है उसको तो एसोनेंस बोलते हैं, और जो कॉन्सोनेंट की रिपीट होती है उसको कॉन्सोनेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे कर रहे हैं, सिर्फ रिपीट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? एसोनेंस। सेजुरा क्या होता है? सेजुरा एक पोज होता है। रिदम और राइम स्कीम आपको मैंने पहले बताई हुई है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इम्प्लाइड सिमली। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि इम्प्लाइड सिमली किसे कहते हैं। तो हमें पता है सिमली में एज और लाइक का प्रयोग होता है, और मेटाफर है वो क्या है? इम्प्लाइड सिमली है। सिमली के अंदर एज और लाइक से कंपेयर करते हैं, मेटाफर के अंदर हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि मेटाफर का ही रूप क्या होती है? कंडेंस्ड सिमली होती है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड टू द एब्सेंट और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। कि अगर किसी एब्सेंट व्यक्ति को या डेड को हम पर्सोनिफाई करते हैं तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफे। ये हमने पीछे भी पढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ विच इज़ एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स अपेरेंटली।
कह रहे हैं कि वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है जिसके अंदर हम एक वाक्य दूसरे वाक्य के विरोध होता है, तो वो हमारी क्या होती है, आयरनी होती है। स्टायर के अंदर हम क्या करते हैं, वाक्य कहते कुछ है और करते कुछ है। ऑक्सीमोरोन में विरोधाभासी अलंकार है जिसके अंदर हम जैसे स्वीट बिटर, गुड बैड, क्रूअल, काइंड ये आते हैं। आयरनी होता है, पूरा का पूरा सेंटेंस क्या होता है, उसका उल्टा होता है। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा है हमसे। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ये हैमलेट के अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग की गई है, और पहले वाली वीडियो अगर आप देखोगे तो वहाँ भी मैंने पढ़ा है। तो ये हमारी कौन सी है, हाइपरबली है, अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को कहा जाता है तो वो क्या होती है, हमारी हाइपरबली। जैसे कि अरेबिया का जो इत्र है वो मशहूर है, उसे हाथ धोने के बाद भी लेडी मैकबेथ थी, वो अपने हाथ थी हैमलेट प्ले के अंदर बार बार धोती रहती है। तो आपको थोड़ी साथियों डिटेल भी मैं साथ के साथ बता देता हूँ। द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विद, कि रिटर्न टू नेचर है वो कौन से मूवमेंट से है, जो हमारा नियो क्लासिकल है, रोमांटिक है, रिस्टोरेशन है, या नन ऑफ दिस। तो हमारा रोमांटिक जो मूवमेंट था विलियम वर्ड्सवर्थ का, और जो रोमांटिक पोएट्स थे उन्होंने कहा था कि हमें नेचर की तरफ लौटना चाहिए, तो ये रोमांटिक के ऊपर है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्लेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द अर्नेस्ट हेमिंगवे लिटरेरी क्रिएशन लाइक फेयरवेल्स टू आर्म्स, जो हमारा नोवेल है फेयरवेल टू आर्म्स अर्नेस्ट हेमिंगवे का, उसके अंदर क्या दिखाया गया है, उसके अंदर दिखाया गया एक्सपीरियंस ऑफ वॉर। जो अर्नेस्ट हेमिंगवे है जो युद्ध के अंदर लड़ता है, वो एक लेफ्टिनेंट होता है, युद्ध के अंदर भाग लेता है, उसका फेयरवेल्स टू आर्म्स के अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट पढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट द पोएम इंटाइटल्ड डोवर बीच, जो डोवर बीच कविता है वो कौन से राइटर ने लिखी है। तो हमें ध्यान रखना है कि आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड है, उनकी डोवर बीच कविता है। द इमेजरी कंट्री योकोनापथावा अक्कर्स इन द नॉवेल्स, ये योकोनापथावा जो प्लेस है ये किसके अंदर आता है, फुलंकर के अंदर। फुलंकर ने इस इमेजिनरी राज्य को बनाया है। फिर है द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन, जो टी.एस. एलियट की वेस्टलैंड है वो कब पब्लिश हुई, 1922 में, और इसके अंदर 4 कविताएं के करीबन थी। तो हम आगे जानेंगे। द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसप्लीज एसोसिएटेड विद, जो विलिंग सस्पेंशन है वो किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा किससे रिलेटेड है, एस.टी. कोलरिज से। जो बायोग्राफिया टू लिटरेरिया एस.टी. कोलरिज ने लिखा है उसके अंदर उन्होंने विलिंग सस्पेंशन का जिक्र किया है साथियों। तो हमारा विलिंग सस्पेंशन जैसे नेगेटिव कैपेबिलिटी हमारा किट्स या शेक्सपियर से संबंधित है, तो विलिंग सस्पेंशन टी.एस. एलियट से। द सोनेट वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस रिटन बाय, द सोनेट है जो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस किसके द्वारा लिखा गया है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। हु कॉल्ड शैली ए ब्यूटीफुल बट एन इंटेलेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वर्ड इज ह्यूमनस विंग वेन, ये बात किसने कही है, तो ये बात मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही है शैली के बारे में। नेक्स्ट पढ़े, हम जानते हैं एलेजी, ये कुछ एलजियाँ हैं जिनको हमें जान लेना चाहिए। एडोनिस बाय पी.बी. शैली एलेजी, एडोनिस है जो एलजी किसने लिखी है, तो ये लिखी है हमारी किट्स की मौत के बारे में। जब 22 साल की उम्र में किट्स की मृत्यु हो जाती है तो पी.बी. शैली उनके ऊपर एडोनिस नाम की क्या लिखते हैं, एलेजी लिखते हैं। तो ये सब बताया भी हुआ है। एडोनिस इज ए वंडरफुल ट्रेजेडी ओवर द डेथ ऑफ पोएट किट्स, हु asserted himself a classical literature, royalist politics and Anglo-Catholic religion, किसने अपने आप को एक क्लासिक लिटरेचर, रॉयलिस्ट, पॉलिटिस्ट और कैथोलिक इन रिलीजन माना है, तो टी.एस. एलियट है, उन्होंने अपने आप को ये सब माना है। उसके बाद वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड वॉल पब्लिश्ड, जो विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड है जो एक रोमांटिसिज्म का मैनिफेस्टो था, वो कब पब्लिश हुआ था, 1798 में। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर राइट्स अनहेबिटेंटली अबाउट हिज हर सेक्सुअल रिलेशनशिप, यानी कि कौन सा राइटर है, कौन सी लेखक या लेखिका है जिसने अपने जो इलिसिट रिलेशनशिप थे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा, तो कमला दास थी। माय डेज़ के अंदर अपनी पर्सनल लाइफ, जो उनके सेक्सुअल एक्सपीरियंस थे या उनकी पर्सनल लाइफ थी, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है माई स्टोरीज़ के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नोटेड फॉर व्हाट किट्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी,
किड्स ने जो नेगेटिव कैपेबिलिटी प्रयोग किया है वो किसके लिए किया है? विलियम शेक्सपियर के लिए प्रयोग किया है। ये आगे हमें इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, यहाँ हम पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट ब्रिंग्स आउट द मोस्ट करेक्टर क्वालिटी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड पिन पॉइंटेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डिकन्स स्कॉलर्स। यानी कि कौन सा एपिथेट है जो डेविड कॉपरफील्ड के बारे में लिखता है? तो ये कौन सा है हमारा? डेविड कॉपरफील्ड है। डेविड कॉपरफील्ड के बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोट्स डू वी एसोसिएट पिक्चोरियल क्वालिटी ऑफ पोइट्री। यानी कि कौन सा लेखक है जो पिक्चोरियल क्वालिटी इसके अंदर दिखाता है? तो किड्स है, क्योंकि किड्स ने बहुत सारे कंसीट या पिक्चरें यूज़ की है जब उन्होंने लिरिकल बैलेड्स लिखा। नहीं, लिरिकल बैलेड, सॉरी फॉर दैट, लिरिकल बैलेड्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, लेकिन किड्स ने क्या लिखी? कंसीट्स या ओड टू ग्रेस इन अर्न, ये सब पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ब्रेक ब्रेक वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। जो ब्रेक ब्रेक कविता है वो किसकी डेथ पे लिखी गई है? तो आर्थर हेलम की डेथ पे। ये एलेजी है जो आर्थर हेलम की डेथ पे लिखी गई है। द नेम ऑफ एल्बर्ट टेनिसन फेमस एलेजी। तो एल्बर्ट टेनिसन की हमने एलेजी बतानी है कि कौन सी है। तो लिसिडियस हमें पता है, जॉन मिल्टन की है। एडोनिस किड्स के बारे में जब मृत्यु हो जाती है तो लिखता है। एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जॉन बनियन की है। इन मेमोरियम है वो किसकी है? एल्बर्ट टेनिसन की है, यानी कि इन मेमोरियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। शेक्सपियर ने सोनेट लिखे, उसकी फॉर्म क्या थी? 3 क्वार्टरन्स एंड ए कपलेट। यानी कि 3 तो क्वार्टरन थे और 1 कपलेट थी। 14 लाइन की जो पोएम थी, कविता थी, वो शेक्सपियर की थी, जिसके अंदर 3 क्वार्टरन और 2 अंत में क्या थे? कपलेट थे। तो आगे देखते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ए फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। यहाँ से हमारी ग्रामर शुरू हो जाती है साथियों। तो थोड़ा थोड़ा मैं उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर यहाँ से चलेगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ए फाइन कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, तो वन ऑफ आ गया। तो वन ऑफ जब भी आ जाता है, वन ऑफ या एवरीबडी या आइदर नाइदर, नाइदर नॉर, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा? हैज़। इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस आर्नोल्ड एज ए क्रिटिक्स। आर्नोल्ड को, मैथ्यू आर्नोल्ड को किसके अंदर रखेंगे? मार्क्सिस्ट के अंदर। टू स्टार्व, टू सिक, टू फाइंड एंड नॉट टू हिल्ड अक्कर्स इन दिस पोएम। तो यूलिसिस जो पोएम है उसके अंदर ये लाइनें आती है। द नेम ऑफ द प्रोटोगनिस्ट द मेयर ऑफ कास्टरबर्ज। जो कास्टरबर्ज है थॉमस हार्डी का, उसके अंदर हीरो कौन है? तो माइकल हेंचर्ड है, जो अपनी पत्नी को भेज देता है, बच्चों को भेज देता है। तो माइकल हेंचर्ड के बारे में द मेयर ऑफ कास्टरबर्ज। व्हाट इज़ द थंडर सेड सेक्शन ऑफ दिस पोएम। ये थंडर सेड कविता किसके अंदर है? तो ये हमारी द वेस्टलैंड है, उसके अंदर है। उसके अंदर 4 कविताएं हैं वेस्टलैंड के अंदर, जो 1922 में पब्लिश हुई थी। द बरियल ऑफ डेड, ए गेम ऑफ चेस, द फायर सेरमन, डेथ बॉय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड। तो व्हाट द थंडर सेड हमारी लास्ट पोएम है वेस्टलैंड की। तो साथियों ये हो गया हमारा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कर लेंगे। यहाँ से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ पोएम वॉज रिटन बाय कमला दास। कमला दास ने कौन कौन सी कविता लिखी है? तो समर इन कलकत्ता कमला दास ने लिखी है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। लीव्स ऑफ ग्रास वोल्ट विटमैन ने लिखी है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, समर इन कलकत्ता। द लोटस इटर वॉज कंपोज्ड बाय। लोटस इटर किसने लिखी है? हमारी एल्बर्ट टेनिसन ने। फिर आगे चलते हैं। टी.एस. एलियट माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम। जो टी.एस. एलियट थे जो चले गए थे इंग्लैंड से, लेकिन पहले कहाँ रहते थे? वो यूएसए के अंदर। तो पहले वो कहाँ रहे थे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते थे, लेकिन बाद में इंग्लैंड चले गए। ये बात हमें ध्यान रखनी है। डिकन्स ए टेल ऑफ 2 सिटी रेफर्स टू। बहुत बार क्वेश्चन आया कि डिकन्स का जो नॉवल है टेल ऑफ 2 सिटीज़, उसके अंदर कौन कौन से 2 शहर दिखाए गए हैं? तो पेरिस और लंदन को दिखाया गया है साथियों। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर वॉज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश जो बॉम्बे के अंदर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, कौन से थे? तो निज़ाम जक्कल थे। वो बॉम्बे की यूनिवर्सिटी के अंदर क्या थे? प्रोफेसर थे। किड्स डाइड एट द एज ऑफ। पहले भी बता दिया है कि पी.बी. शैली ने किड्स की एडोनिस एलजी लिखी है और 22 साल की उम्र में क्या हो गई थी? इनकी टीबी के कारण मृत्यु हो गई थी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट वॉन द नोबेल प्राइज़। इसकी ज़रूरत नहीं है हमें साथियों। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इम्पोर्टेंट है वही करवाऊँगा मैं आपको।
चूज़ द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एफेमिनेट। बहुत बार वर्ड ये भी आया है कि एफेमिनेट वर्ड का मीनिंग क्या है। तो एफेमिनेट का वर्ड का मीनिंग है ए मैन हु इज़ वुमनिश इन हैबिट, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर महिलाओं की आदतें हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एफेमिनेट। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी है। ए मैन हु इज़ डिस्ट्रॉयड द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, महिलाओं के लिए, तो वो फेमिनिस्ट होता है, वो फेमिनिस्ट होता है, ये फेमिनिस्ट है। अम्यूज हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग एमेच्योर होता है, फॉल्ट विद इसका पता नहीं है। नेक्स्ट देखो, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड परफ्रोक ओपन विद, जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड परफ्रोक ये कविता है कौन सी लाइन से शुरू होती है, तो अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ, ये तो वेस्टलैंड शुरू होता है। लेट बी नोट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये हमारी जो कविता है द फ्ली शुरू होती है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री ये नोवेल है। तो लेट गो देन एंड लेट्स गो देन यू एंड आई, ये लाइनें हैं वो लव सॉन्ग जे अल्फ्रेड परफ्रोक से ली गई है। तो आप वैसे भी एलिमिनेट इनको कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर दो पता है तो एक दो आप खुद एलिमिनेट कर सकते हो। हु इज़ कॉल्ड प्रिंस अमंग एसेसिस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा ऐसे किसने लिखे और जिसको ऐसे का राजा माना जाता है, तो चार्ल्स लैम्बे, सभी को पता है। हु कंपोज फेमस लाइन इफ विंटर्स कम्स कैन स्प्रिंग बिहाइंड, तो जो पीबी शैली की है, जो वेस्ट विंड है कविता है, उसके अंदर ये लाइनों से शुरू होती है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बिहाइंड, ये लाइनें शुरू होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसे इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, तो ये सारे लिखे हुए हैं सिर्फ चौथे को छोड़कर। हु रोट रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम रिवोल्ट किसने लिखा है, तो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम पब्लिश्ड इन 19, तो ये पीबी शैली ने लिखा है। नेक्स्ट देखो, हाँ यहाँ एक इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, बहुत बार ये भी आता है, चूज़ द मीनिंग ऑफ टीटो टेलर, तो टीटो टेलर का मतलब होता है जो बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं पीता, यानी कि कोई इसी प्रकार का नशा नहीं करता। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, तो ये मेटोनमी है, जब एक पेन की जो विशेषता है वो स्वॉर्ड के ऊपर दिखाई जाती है, यानी कि एक की जो पेन की जो पावर है वो स्वॉर्ड के ऊपर चली जाती है, तो उसको मेटोनमी कहते हैं। सिमिली एज लाइक मैटर फॉर डायरेक्ट कंपैरिजन, पर्सोनिफिकेस एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी होती है। तो ये चीज़ें पहले भी आपको बताइए और बताता भी रहूँगा। हु कंपोज द फेमस लाइन और स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल सैडेस्ट थॉट, तो ये बात किसने कही है, तो शैली ने कही है ऑल टू स्काईलार्क में, टू स्काईलार्क में। विच नॉवल थ्रो लाइट ऑन द मिजरीज ऑफ पुअर ऑर्फन चाइल्ड, कि कौन सा राइटर है जिसके नॉवल है वो गरीब बच्चों के या नाथ बच्चों के बारे में लिखते हैं, तो डिकन्स है, चार्ल्स डिकन्स के नॉवल है वो ऑर्फन बच्चों के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वर रिटन बाय विलियम फॉलंकर, तो ये साउंड एंड फ्यूरी है, ये लिखा गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे साथियों, सारे इम्पोर्टेंट नहीं होते। देखें यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट अल्टरनेट टू कंप्लीट द सेंटेंस, इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो ये कंडीशनल है। आपको पता है इफ़ के साथ वर लगा हुआ तो सेकंड में क्या लगा होगा, वुड, तो वुड सिर्फ इसी सेंटेंस में लगा हुआ है, आई वुड हेल्प द पुअर, तो इफ़ के साथ वर का कम्बिनेशन किसके साथ होता है, वुड का, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी इफ़ के साथ वर, वैसे तो इफ़ के साथ आई के साथ वर लगता है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो हमेशा इसमें वुड का प्रयोग किया जाएगा। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस है तो यहाँ पे सही एडजेक्टिव का प्रयोग करना, ही इज़ टू रिच टू टाव हो जाएगा। फिर ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसकी इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। नरेशन कर लेते हैं। फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, ही सेड अल्लास आई एम अनडन, तो ही सेड हो गया, अल्लास है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या ही है तो ही में चेंज हो जाएगा, और इज एम आर वॉज वर में तो डन, तो हमारा ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन हो जाएगा। देखो और कोई भी सेंटेंस बनाओगे इसमें से नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों में लास्ट दिया हुआ है, तो लास्ट तो हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, उसकी जगह में एक्सक्लेम्ड विद सोरो, जॉय, ये सब करने होते हैं। नेक्स्ट एक और देते हैं, फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही सेड टू मी, तो यहाँ पे WH वर्ड दिया हुआ तो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, और इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, वट का वट रहेगा, तो यू कौन सा पर्सन है हमारा,
सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है तो आई में चेंज हो जाएगा, आई वॉज डूइंग। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। तो आपको अगर नरेशन के रूल क्लियर है तो आप इजीली इनको कर सकते हो, और वैसे मैं करवा भी दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑन अलर्ट। ऑन अलर्ट एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब होता है रेडी टू एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मिस स्पेल्ट, मिस स्पेल्ट कौन सा है, इसमें करियर से ही है, क्रिएटर से ही है, करियर से ही है, सेंटर, सेंटर में आर ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स क्योर फॉर ऑल इलनेस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है साथियों, पेनेशिया। पेनेशिया क्या होता है, सभी रामबाणी, जिसको हम रामबाण कहते हैं या जिसको राम औषधि कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेनेशिया। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है साथियों। तो ये तो पता ही है कि कौन सा शेक्सपियर से संबंधित नहीं है। तो ये तीनों ट्रेजेडी है, ये कॉमेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका टेम्पेस्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन ए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना है, तो हमें पता है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब लगी होती है। तो इसमें देखो सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, लेकिन देखो ही वॉज अवॉर्डेड, यहाँ वॉज वर सेकंड थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यानी कि ये क्या है, पैसिव फॉर्म है। तो आप इजीली इनको बता सकते हो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू इज नॉट इन पैसिव फॉर्म, कौन सा नहीं है। तो देखो, आई एम श्योर विल बी अवॉर्डेड, बी थर्ड फॉर्म है तो है, इंटेंडेड है तो थर्ड फॉर्म है, अपॉइंटमेंट नहीं है, तो ये क्या है, हमारा सिंपल फॉर्म में वो, यानी कि एक्टिव फॉर्म में, पैसिव में नहीं है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिनोनियम ऑफ एपिथेटिक। एपिथेटिक का सिनोनियम क्या है, यानी कि समार्थी, हॉस्टाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टोनियम ऑफ ऑस्पिशियस, ओमनियस। तो ये सब वर्ड हैं आपके, यहाँ से आप देख सकते हो। तो लास्ट हम एक दो और करते हैं, तो ग्रामर यहाँ से हम उठा लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सूटेबल प्रेपोजिशन, ही डैश बस व्हेन इट केम, यानी कि बस के ऊपर चढ़ने के लिए जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है वो गोट ऑन होती है। ऐसे तो गेट ऑन होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म दी है तो क्या हो जाएगा, गोट ऑन। चूज़ द राइट ऑप्शन फॉर द एक्सप्रेशन मीनिंग वर्ड इनविंसिबल। सिनोनियम बताना है राइट वर्ड इनविंसिबल का जो सेम हो। इनविंसिबल तो है अजर, अमर, जिसको जीता ना जा सके, यानी कि अनकंकरेबल। पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस मीनिंग द वर्ड जेलस। जेलस का एनवे, ये आप सभी जानते हो, छोटी सी बातें हैं। अब फिर इडियम दिया है, व्हाट डज द इडियम बी ऑल एंड ऑल मीन्स, द होल एंड द सोल, इसका मीनिंग होता है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगर बैलेड पूछ ले कि बैलेड क्या है, तो शॉर्ट नरेटिंग टेल होती है। जो आपको बताया था कि जैसे जो व्यक्ति पहले समय में कविताओं को गाया करते थे, घूम घूम के जो हमें बताते थे, शॉर्ट नरेटिंग पोइम होती है। फिर है लिरिक, लिरिक्स शॉर्ट पोइम होती है इन विच पोएट एक्सप्रेसेस द इंटरनल फीलिंग, यानी कि अपनी अंदरूनी इच्छाएं वो बताता है, वो होती है लिरिक। फिर ये यहाँ तो हाउ मेनी लाइन, सोनेट, सोनेट में कितनी लाइनें होती है, तो सभी जानते हैं सोनेट के अंदर कितनी लाइनें होती है, 14। तो ये सब आप फिर यहाँ आ जाएगा एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स। आयम्बिक पेंटामीटर है, उसमें कितनी लाइनें होती है, 5 लाइनें होती है। आयम्बिक पेंटामीटर में स्ट्रेस, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड एक्सेंट को फॉलो करता है। ए लॉन्ग पोएम टेलिंग द स्टोरी ऑफ लीडर ऑफ द होल कम्युनिटी रिटन इन नरेटिव फॉर्म, तो उसको एपिक बोलते हैं। महाकाव्य जैसे रामायण है, पैराडाइज लॉस्ट है, तो लॉन्ग पोएम हमारी इसको बोलते हैं हम लॉन्ग पोएम। ये ट्रेजेडी, ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट सर्टेन मैग्नीट्यूड, ये बात किसने कही है, तो अरिस्टोटल ने हमारा ड्रामा और ट्रेजेडी के बारे में लगभग लिखा है। हु इज़ नोन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी वोल्ट विटमैन को कहते हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर इन्होंने ही आंदोलन किया था। तो ये कुछ साथियों आपके सेंटेंस थे, और लास्ट और करा देता हूँ। हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग द शेक्सपियर प्ले, फोर्थ विच किसे कहा गया है, तो लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कहा गया है। इसके अलावा 3 विचेज और भी इसके अंदर थी। यहाँ एक आधा क्वेश्चन और देख लो आप, बैकग्राउंड कैजुअली किसने लिखा है, तो निज़ाम एजेकल ने बैकग्राउंड कैजुअली लिखा है। तो साथियों ये छोटी सी क्लास थी आज की।